हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, निष्क्रिय कागजी दलों पर होगी कार्रवाई। देखिए, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को बनाने के लिए यानी उस दिशा में कदम बढ़ाया है और उन्होंने 339 ऐसी पार्टियां जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां थीं और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, इनमें 86 दल सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। इसमें 253 निष्क्रिय थे यानी कि उनको रिन्यू नहीं कराया गया था। कार्रवाई के दायरे में आने वाले ज्यादातर दल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के हैं। इसमें पिछले हफ्ते आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स ने भी 100 से ज्यादा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों और उनसे जितनी भी जुड़ी संस्थाएं थी उस पर छापेमारी की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इसमें अपना किनारा कर लिया था कि यानी कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि ये जितनी भी इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है वो चुनाव आयोग के कहने पर हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें चुनाव आयोग द्वारा ही ये कार्रवाई कराई गई थी और ये माना जा रहा था कि इनको जो फंडिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा था। इसमें काले धन को सफेद करने की भी बात सामने आ रही थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे दलों पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने नियमों का पालन नहीं करने वाली पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ इस साल मई में कार्रवाई की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ। अब इसमें एक याचिका दायर की गई है कि जो 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उन्हें ये संविधान के खिलाफ है। 103 के तहत जो ये संविधान संशोधन किया गया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो पीठ है वो सुनवाई करेगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस पीठ में अन्य लोग हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पार्डीवाला इसमें शामिल हैं। अब ये पूरा विवाद क्यों उठ रहा है? ये पूरा विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया था। अभी तक अगर हम समझें कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है, देखिए भारत में कुल 49.5% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 15%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 7.5%, उसके बाद ओबीसी को 27% का आरक्षण का प्रावधान था। इसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का भी जोड़ा गया था और यह जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2018 के तहत, जिसे 2 जुलाई 2019 से लागू किया गया था। इसमें जो नियम बनाए गए थे आर्थिक रूप से कौन लोग पिछड़े हैं, तो देखिए जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है, जिनका आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम है, अधिसूचित नगर पालिका में जिनका मकान 100 गज से कम है, या फिर गैर अधिसूचित नगर पालिका में जिनका मकान 200 गज से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में लाया गया था और इसी के तहत यह आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें अब ये याचिका दी गई है और बोला गया है कि इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। नेक्स्ट न्यूज है, जम्मू कश्मीर में मिले राजभाषा के दर्जे से सशक्त होने लगी हिंदी। देखिए जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं पुनरुद्धार होगा और उसी के तहत अब की जो स्थिति है और 2019 से पहले की स्थिति में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
इसमें शांति, विकास और निवेश के साथ राजभाषा का दर्जा पाकर हिंदी भी खोया हुआ गौरव पा रही है। इतिहास में पहली बार प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड हिंदी में तैयार हो रहा है। डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड हिंदी में उपलब्ध हो चुका है। राजस्व विभाग की भूमि पासबुक भी अब उर्दू और अंग्रेजी के साथ हिंदी में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, सचिवालय की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग में भी हिंदी को उचित सम्मान मिल रहा है। 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में केवल उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था। 3 सितंबर 2020 को आधिकारिक रूप से इस भाषा को विधेयक के तहत मंजूरी मिल गई थी और हिंदी के साथ डोगरी व कश्मीरी को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इससे जम्मू कश्मीर में हिंदी को पंख लगे। सबसे बड़ा बदलाव राजस्व विभाग में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत बनेगा G20 का अध्यक्ष, देश में 200 से अधिक बैठकें होंगी आयोजित। अब यह न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 1 वर्ष के लिए भारत को G20 देश का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये G20 देश है क्या? देखिए, G20 देश की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1999 को की गई थी और ये 19 देशों और यूरोपीय यूनियन को मिलकर बना है G20। इसमें जब इसकी बैठक यानी कि जब इसकी स्थापना हो रही थी तो IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो दुनिया के आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना और अन्य देशों को जोड़ना था। अब इसमें भारत 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। 9 और 10 सितंबर 2023 भारतीय कूटनीति के इतिहास में अहम तारीखों के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन भारत की अगुवाई में नई दिल्ली में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्र प्रमुखों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ की सरकारों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। याद रखिएगा कि तुर्की को अब तुर्कीये बोला जाता है। तुर्की को अब तुर्कीये बोला जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस समयावधि में G20 की देश भर में 200 से अधिक बैठकें होंगी। वर्ष 2007-8 की वैश्विक मंदी के बाद वैश्विक इकोनॉमी के संबंध में महत्वपूर्ण देशों के बीच नियमों व व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए G20 का गठन किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। अभी G20 की बैठक 3 विषयों के तहत होती है और इनके भी अलग अलग क्षेत्र हैं। मसलन सदस्य देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र विषय का चर्चा होती है। इसके तहत वैश्विक आर्थिक नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सुविधा देने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे, सतत वित्त, वित्तीय समावेशन, हेल्थ फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार जैसे क्षेत्रों पर विमर्श होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, छात्रों की परेशानी सुलझाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। छात्रों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाने के लिए अपने यहां जल्द ही एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही नियुक्ति के बाद नोडल अधिकारी की जानकारी भी मुहैया कराने को कहा गया है। देश भर में मौजूदा समय में 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्देश तब दिया है जब विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान छात्रों की ओर से काफी शिकायतें अभी सीधे आयोग को मिल रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर छात्रों से जुड़ी शिकायतों का बोझ बढ़ रहा है। सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन स्थितियों को देखते हुए यह निर्देश दिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पेज पर कि सैनिकों की वापसी का भारत और चीन ने किया सत्यापन। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया का संयुक्त सत्यापन किया है।
दोनों देशों ने टकराव वाले इस स्थान से अपने सैनिकों को हटा लिया है और अस्थायी बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दोनों पक्षों ने चरणबद्ध और समन्वित तरीके से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया है। दोनों देशों के स्थानीय कमांडरों ने सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद बैठक की, जहां से 2 साल से अधिक समय से गतिरोध था। दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन डेमचोक और देपसोंग में गतिरोध को दूर करने में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में भारत जापान के समुद्री सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच इस तरह का अभ्यास छठी बार किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के 3 स्वदेशी युद्धपोत, एंटी सबमरीन मिसाइल विध्वंस लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी शामिल हैं। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तरीय आपसी समन्वय और संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिजनेस पेज में देश में नहीं होगी बिजली कटौती, और यह स्टेटमेंट दिया है केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने, जो एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अब इन्होंने मानसून की वजह से जो कोयले खदानों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है उसको यहां पर कोट किया है। उन्होंने बोला कि अभी तक जो भंडारण था भारत का कोयले का वो 2.4 करोड़ टन था, जो अब घटकर 2 करोड़ टन रह गया है। मांग के मुकाबले आपूर्ति भी काफी कम रही है। 3 लाख टन कम इसकी आपूर्ति हो रही है, और सरकार कोयला आयात करने और घरेलू कोयले को दोनों को मिलाकर मिश्रित करके जो प्रयोग कर रही थी अगस्त से, उसमें अपने फैसले को बदलाव कर सकती है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि किसी भी स्थिति में देश में बिजली कटौती यानी कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली उत्पादन की अगर हम बात करें तो बिजली उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। यहां कोयला आधारित इकाइयों की जो क्षमता है वो है 25,386 मेगावाट। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, जहां कोयला आयातित इकाइयों की जो क्षमता है वो है 23,128 मेगावाट। वहीं अगर हम खपत की बात करें तो कौन सा राज्य खपत में पहले स्थान पर है, तो वो है गुजरात, जहां प्रति व्यक्ति 2,378 मेगावाट खर्च होता है। उसके बाद हरियाणा है जहां 2,082 खर्च होता है, और भारत का जो औसतन खर्च है प्रति व्यक्ति वो 1,181 है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एनपीएस राशि से पेंशन खरीदने के लिए अलग फॉर्म की जरूरत नहीं। अब ये एनपीएस क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे रेगुलेट करता है। ये योजना 1 मई 2005 को लागू की गई थी। एनपीएस के तहत, जैसे कि आपको पता होगा कि 2004 से पेंशन बंद कर दी गई है, यानी कि जो नई वैकेंसी 2004 के बाद जितनी भी हुई है उसमें पेंशन बंद कर दिया गया है। उसकी जगह पर एक एनपीएस योजना लाई गई थी। एनपीएस में सरकार आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाती है या सरकारी बॉन्ड्स में लगाती है। उससे जो आय होती है वही आपको एनपीएस के तौर पर मिलती है। मान लीजिए आपने रिटायरमेंट की आयु अपनी 60 चुनी है, तो उसके बाद आप 60% पैसा तत्काल विड्रॉ कर सकेंगे, और जो 40% पैसा होगा वो एन्युटी के माध्यम से आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। आप अपने 40% जो पैसा है उसे मंथली पेंशन के तौर पर कैलकुलेट करा के पर मंथ ले सकते हैं। तो यही है एनपीए स्कीम। अब इसमें यह बताया गया है कि जो इरडा ने मंगलवार को सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस राशि से पेंशन खरीदने के लिए एक अलग फॉर्म जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इरडा ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बीमा उद्योग में
कारोबार को आसान बनाना और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। नियामक ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की आय से तत्काल यानी एनपीएस से तत्काल पेंशन उत्पादों को लेने के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत में ढील दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, सेज में 100% कर्मचारी कर सकेंगे WFH यानी वर्क फ्रॉम होम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सेज है क्या। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो विशेष रूप से परिभाषित है उस भौगोलिक क्षेत्र को के लिए जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें सेज की शुरुआत कहां हुई थी, तो सबसे पहले सेज की शुरुआत चीन में हुई थी और भारत में सन 2000 में इसकी शुरुआत सेज की शुरुआत की गई थी। उस समय हमारे वाणिज्य मंत्री थे मुरासोली मारन। भारत में अभी वर्तमान में 8 सेज जोन है या क्षेत्र हैं आप कह सकते हैं, जिसमें सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरल, कांडला सूरत चेन्नई गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और इसमें माल्टा पश्चिम बंगाल और नोएडा यूपी। तो ये जो विशेष आर्थिक जोन है इसमें स्थापित अपने 100% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस मामले में सरकारी विभागों के बीच आपस में सहमति बन गई है। जल्द ही इस मामले में अधिसूचना जारी हो सकती है। अभी सेज में काम कर रही IT सेक्टर की कंपनियां 50% कर्मचारियों को WFH की सुविधा दे सकती है। गोयल ने बताया कि नई सुविधा का फायदा यह होगा कि छोटे छोटे शहरों के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना निकलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसा देखने में आ रहा है कि सेज में काम कर रहे कर्मचारियों को काम के लिए ऑफिस बुलाने पर वे किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में IMF की सहमति के बाद चीन की चुप्पी से श्रीलंका की परेशानी बढ़ी। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए IMF 2.9 अरब डॉलर कर्ज देने को तैयार हुआ है। इसके लिए कर्मचारी स्तर पर प्रारंभिक समझौता भी हो चुका है। शर्त के अनुसार इसके लिए उसे अपने कर्जदाता देशों से ऋण पुनर्निर्धारण का आश्वासन लेना होगा, लेकिन इस मामले पर चीन की चुप्पी से श्रीलंका परेशान है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चीन से श्रीलंका का सहयोग करने को कहा है। कोलंबो गजट के अनुसार बेलआउट पैकेज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत से पहले श्रीलंका के सभी मुख्य कर्जदाता देश चीन, भारत, जापान सहमत थे। बीते दिनों IMF श्रीलंका को 4 साल के लिए विस्तारित फंड सुविधा के तहत 2.9 अरब डॉलर का कर्ज देने की पर सहमत हुआ था। अब श्रीलंका की मुख्य चुनौती सभी कर्जदाता देशों का समर्थन जुटाना है। इसमें एक और नेक्स्ट न्यूज है कि पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी के शिकार कर रहे बंधुआ मजदूरी। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी का आकलन है कि पूरे विश्व में करीब 5 करोड़ लोग पिछले साल के अंत तक आधुनिक दासता का शिकार हुए, फिर चाहे उन्हें बंधुआ मजदूरी में ढकेला गया हो या फिर उनकी जबरन शादी कर दी गई हो। इन आंकड़ों से संस्था की 5 साल पहले की रिपोर्ट के मुकाबले आधुनिक गुलामी में सीधे 25% की बढ़ोतरी हुई है। जिनेवा में केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि वर्ष 2021 में जो 5 करोड़ लोग आधुनिक समय की गुलामी के लिए विवश किए गए, उनमें 2.8 करोड़ से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जबकि 2.2 करोड़ बलपूर्वक की गई शादियों में फंसे हुए हैं। चलिए, तो ये आज का 14 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।